Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic which is the continuation of our previous topic, which was colorimetry. Earlier we have started the series of colorimetry, and today we are going to study about constant potential colorimetry or potential static colorimetry. So first of all, let us look at the principle of potential static colorimetry. In potential static colorimetry, potential of the working electrode is kept constant. मतलब कि जो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है, अगर उसका हमने पोटेंशियल कांस्टेंट रखा तो उस कोलोमेट्रिक टेक्निक को हम बोलेंगे पोटेंशियल स्टैटिक कोलोमेट्री. दिस टेक्निक इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक मेथड. ये जो हमारी पोटेंशियल स्टैटिक कोलोमेट्री होती है, ये इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक मेथड के सिमिलर होती है, क्योंकि उसमें भी हम पोटेंशियल कांस्टेंट रखते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं. लेकिन जो हमारी पोटेंशियल स्टैटिक कोलोमेट्री होती है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक मेथड से, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक मेथड होता है उसमें हम जो फाइनल स्टेप करते हैं वो होता है हमारा वेइंग करना. लेकिन यहाँ पे हमें वेइंग नहीं करनी पड़ती, तो यहाँ पर हम थोड़ी एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाते हैं. So let us look at the instrumentation of potential static colorimetry. The instrumentation for potential static colorimetry consists of an electrolytic cell, a potentiostat, and an electronic integrator for determining the charge consumed. So first of all, electrolysis cell क्या होगा हमारा. यहाँ पर हम 3 electrode system यूज कर रहे हैं. First one is the working electrode, second is the auxiliary electrode, and third one is the reference electrode. तो जो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड होगी जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. एंड द पोटेंशियल फॉर वर्किंग इलेक्ट्रोड इज केप्ट कांस्टेंट, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था. तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके कंपैरिजन में हमें EW को फिक्स करना पड़ेगा, तभी तो जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके इक्वल आ पाएगा हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड. तभी हमारा कांस्टेंट, हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल है. So two types of working electrodes are commonly used. First, a platinum electrode manufactured from platinum gauze and fashioned into a cylindrical tube. एक cylindrical tube की फॉर्म में हम एक platinum इलेक्ट्रोड लेंगे, और जो सेकंड होगी वो हमारी मरकरी पूल इलेक्ट्रोड होगी. तो ये दो हमारी वर्किंग इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं हम. अब हमें कौन सी वर्किंग इलेक्ट्रोड कब यूज करनी है, उसके लिए हमारा ये है कि सिलेक्शन ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड कैसे होगा. द लार्ज ओवर पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ H3O प्लस at mercury makes it the electrode of choice for an electrolyte requiring a negative potential. मतलब कभी भी कोई एनालाइट हमारे पास ऐसा है जिसमें हमें नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना है जिसको, तो उसके लिए हम प्रेफर करेंगे हमेशा मरकरी को. हमारी जो मरकरी पूल होगी उसको हम एज वर्किंग इलेक्ट्रोड लेंगे जब भी हमारा कोई ऐसा एनालाइट होगा जिसको हमें नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना हो. फॉर एग्जाम्पल, अ पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन -1 volt versus the standard hydrogen electrode is feasible at mercury electrode. हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उससे अगर हमें कम, उससे नेगेटिव -1 वोल्ट से नेगेटिव अगर हमें किसी का पोटेंशियल प्रोवाइड करवाना है तो हम मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे. वहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वहां हम यूज नहीं कर सकते, because mercury is easily oxidized and it is useful if we need to maintain a potential that is positive with respect to the standard hydrogen potential. easily oxidize हो रहा है अगर हमारा mercury, तो उसको हम जो अगर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल लाना है तो उस केस में हम मरकरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में तो जो हमारा मरकरी है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. So platinum is the working electrode of choice when we need to apply a positive potential. तो in case of positive potential हम platinum electrode use करेंगे, और in case of negative potential हम mercury electrode use करेंगे. So this was about the working electrode. अब auxiliary electrode क्या होगा. The auxiliary electrode is the part of the half cell and it is often made from the same material as the working electrode. तो वर्किंग इलेक्ट्रोड
अगर हम प्लेटिनम वायर ले रहे हैं तो जो हमारा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होगा वो भी सेम मटेरियल का बना हुआ होगा। और ये हमारा जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये हम सॉल्यूशन से हमेशा सेपरेट करके रखेंगे ताकि कोई भी हमारी रिएक्शन ना हो पाए स्पीशीज में। जो भी हमारी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड पे कोई भी अगर स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे जो बल्क सॉल्यूशन में स्पीशीज है उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, इसलिए हम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को सेपरेट करके रखते हैं। Third one is the reference electrode. Reference electrode is generally saturated calomel electrode. तो जो हमारी reference electrode वो क्या होगी? Saturated calomel electrode. जो हमारी reference electrode होती है उसका potential हमेशा constant रहेगा, उसका potential हमें known होता है कि इसका कितना potential है, तो उसके respect में हमें working electrode का potential constant करना है। और उस केस में हमारी हेल्प करता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तो जो हमारी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है उसको हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो जो हम वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कांस्टेंट मेंटेन कर सके। फिर है हमारे पास पोटेंशियल स्टैट। पोटेंशियल स्टैट क्या होता है? पोटेंशियल स्टैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड एट अ कांस्टेंट लेवल रिलेटिव टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वर्किंग इलेक्ट्रोड का कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करवाएगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। थर्ड है हमारे पास इंटीग्रेटर्स। तो जो भी हमारे आज जो मॉडर्न एपरेटस हैं पोटेंशियल स्टैटिक कोलोमेट्री के लिए, वो इंटीग्रेटर्स को यूज करते हैं ताकि वो हमें बता सके कि कितने कोलाम्स रिक्वायर्ड है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कितना करंट हमें रिक्वायर्ड है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटर का यूज करना होता है। If efficient stirring is important for controlled potential electrolysis, since all electrolyte species must be swept up to the electrode surface so that the electrochemical reaction is completed. तो बहुत अच्छे से स्टरिंग रिक्वायर्ड होती है हमारी कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री के लिए, ताकि जितने भी हमारी एनालाइट स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रोड सरफेस पे आ सकें और हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सके। स्टरिंग के अलावा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोड सरफेस टू सॉल्यूशन वॉल्यूम इज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब जो भी इलेक्ट्रोड का सरफेस है उसका और जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उन दोनों का रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये रेशियो एक रोल प्ले करेगा इन डिटरमाइनिंग द टाइम नीडेड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। जो हमारा रेशियो है ये इलेक्ट्रोड सरफेस टू सॉल्यूशन वॉल्यूम, ये हमें डिटरमाइन करवाएगा कि कितना टाइम लगेगा उस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के और ए के। तो और जो हमारा ये होता है Q, ये होता है I इंटू टी। तो अब हम I की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे जब, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। Now the applications of constant current colorimetry. The various applications of controlled potential colorimetry includes inorganic analysis, analysis of radioactive materials, microanalysis, electrolytic determination of organic compounds, determination of N values of the reaction, continuous monitoring of gas streams, multi-step controlled potential electrolysis. तो ये हमारी कुछ applications हैं constant potential colorimetry की, and this was all for constant potential colorimetry. I hope you have understood the topic, and if you have liked the video then please do like, share and subscribe. If you have any doubt you can comment down in the comment box, and please do hit the like button. Thank you for watching the video.